बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में इन दिनों बल्दियाती इंतखाबात का शोर शराबा है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां भी तेज़ हो चुकी हैं, बहुत से राबते हो रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ पर भी बात हो रही है और पुराने लोग जो हैं उनसे रफाकतें फिर से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो सिंध में है वो बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर करवाने पर आमादा है? क्या इस ज़मीन में तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? अगर तैयारी मुकम्मल है तो फिर उसके समरात और उसके असरात क्या आएंगे? यहीं से बात का आगाज़ करते हैं, बढ़ते हैं राना साहब की जानिब। राना साहब, और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की बात करें, जिस नहज पे इस वक्त सियासत है और जिस तरह के एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि तमाम तरीका कार जो है फ़हम व तफ़हीम से हल कर लिया जाएगा, तय कर लिया जाएगा और बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बिल्कुल नहीं। जो टारगेट है, जो गुफ्तगू है, जो बयानात हैं जिनके मुताबिक कि इस तारीख तक बल्दियाती इंतखाबात करा लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जो आपको गर्मा गर्मी तेज़ी नज़र आ रही है, ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। और ये दोनों प्लानिंगें जो हैं दोनों ही तरफ से, पीपल्स पार्टी भी एक प्लानिंग के तहत कर रही है, उससे कुछ वक्त चाहिए ताकि लोग इस पर एहतजाज करें, कवानीन में पाबंदी लाई जाए, ये सारे मामला। तो इस पर पीपल्स पार्टी जानबूझ के उसको तवालत दे रही है। और आप बयान देख रहे हैं ना, आज आपने पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के ट्वीट देखे हैं मुत्तहिदा के खिलाफ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ट्वीट कैसे बड़े बड़े सख्त हैं। कल तक सब जाके MKM के पास जाके वोट मांगते थे, चंद दिन पहले भी मांगते थे, और आज ऐसे ट्वीट, यानी उस नहज तक पहुंच रही है। उसका जवाब आमिर खान साहब ने बिल्कुल दे भी दिया। और आप देखें कि अब लोगों को कौमी इलेक्शन भूल गए हैं। आप किसी के मुंह से ये लफ्ज़ सुन रहे हैं कि कौमी इलेक्शन फ़लाँ 2022 तक हो जाएंगे? किसी के मुंह से ये लफ्ज़ सुन रहे हैं कि जनाब फ़लाँ होगा, हम इतनी कौमी असम्बली की नशस्तें, इतनी सूबाई असम्बली की नशस्तें फ़लाँ जगह नहीं। अब सारा फोकस जो है वो बल्दियाती इंतखाबात पे है। जैसे सियासी जमातें ये तस्वर कर चुकी हैं कि अब हमें बल्दियाती इंतखाबात को अपना खारा बनाना है, इसके रिजल्ट के बाद हमने कौमी सियासत के रिजल्ट की तरफ देखना है। या सर, ना पीपल्स पार्टी ना तहरीक इंसाफ और दोनों सियासी जमातें, चूंकि मैं हुक्मरान जमातों की बात कर रहा हूँ ना, पीपल्स पार्टी सिंध में और वफाक में और पंजाब में, ये दोनों किसी सूरत में भी फौरी इंतखाबात कराने के मूड में नहीं। लेकिन क्या वजह है राना साहब? PTI KP में तो इंतखाबात करवाने की हामी है, पंजाब में क्यों? KP में तो शुरू हो गया ना जी 19 से। देखिए, KP के रिजल्ट जो है ना, KP में पीपल्स पार्टी भरपूर इलेक्शन लड़ रही है, KP में दीगर सियासी जमातें भरपूर इलेक्शन लड़ रही हैं, KP में जो तहरीक इंसाफ है PTI, ये भरपूर इलेक्शन लड़ रही है। एक तो इन्होंने KP का रिजल्ट देखने के बाद डिसाइड करना है, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने 25% डिसाइड करना है। मैं आपको जो कह रहा हूँ 25% डिसाइड करना है KP के का रिजल्ट देख के, कि KP के का जो रिजल्ट होगा, आप ज़हन में रखिएगा, उसके असरात बलोचिस्तान, उसके असरात पंजाब और उसके असरात सिंध, तीनों सूबों की सियासत पे बड़े अहम बढ़ेंगे, बड़े अहम होंगे। अब पीपल्स पार्टी भी यही इंतज़ार कर रही है, इसलिए ये लड़ाई तेज़ हो गई है कि वो मज़ीद चाहेंगे लड़ाई तेज़ हो, ताकि ऐसे हालात पैदा हों, अदालतों में केस चले जाएं, फिर तवालत ये होता जाए। यही काम जो है वो तहरीक इंसाफ पंजाब में करेगी और ये कर भी रही है। और पंजाब में उन्होंने जैसे कह दिया है, मैं अभी आपको उसकी असल हक़ाइक़ की तरफ भी लेके जाऊँगा। अब ये देखेंगे KP के असम्बली के नताइज। आज के दिन तक वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जी 50% PTI है और 50% पे अदर जमातें जितनी हैं, यानी बराबर की सतह पर PTI अकेली, अदर जमातें जो है सारी मिलके वो 50% पे जा रही हैं। अब कल का रिजल्ट क्या होता है, परसों का क्या होता है, इससे अगले दिन आने वाले हर रोज़ बल्दियाती इलेक्शन का जो होता है ना, कैंपेन, उसके रद्द-ए-अमल, उसकी अच्छाई बुराई, ये हर रोज़ चेंज होती है। राना साहब, आप काफ़ी दिन से एक बात ये कर रहे हैं कि KP के जो रिजल्ट होंगे वो मजमूई तौर पर दीगर सूबों के रिजल्ट पर भी असरअंदाज होंगे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बरादरीज़म भी हर जगह पे है, हर तरह का वोट बैंक जो है वो मौजूद है हर जगह पे, कुलिया हर जगह अलग होता है। तो 5 से 7, 8, 9, 10% भी लगा लें, इतना फ़र्क पड़ेगा? इससे मेजॉरिटी पे आप फ़र्क पड़ता देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। हम जिस मीडिया में बैठे हैं, उसके बाद जो सोशल मीडिया है, जब एक रिजल्ट आता है ना कि पूरे मुल्क में महंगाई है, और ख़ासकर ये आता है जनाब फ़लाँ जगह तो आटा इतने रुपये सस्ता मिल रहा था, इतने का मिल रहा था, KP में बहुत महंगा मिल रहा था,
तो जब KPK में वो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ या मुत्तहिदा अपोजिशन या कोई और जमात जीत जाती है, कोई भी जमात जीत जाती है, तो फिर आवाज़ आती है कि महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में एक जैसी थी। हालांकि वहाँ पर जरगे, वहाँ पर बरादरियाँ कम होते हैं, ग्रुप होते हैं ना। पंजाब के अंदर बरादरियाँ बड़ी अकाउंट होती हैं, सिंध के अंदर वडेरा शाही बड़ी अकाउंट होती है। बिल्कुल दोनों, सिंध पंजाब का वेन्यू भी आप कह रहे हैं, सिंध और पंजाब का स्टाइल भी उनसे अलग है। लेकिन जब मीडिया में और सोशल मीडिया में जो चीजें चलती हैं, उसके बाद इन सियासी जमातों को 25% भी अगर उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, तो जो 25 पे है वो 50 पे चला जाता है। यानी बहुत से लोग हवा का रुख देखते हैं। है ही हवा का रुख ना। आप KPK का रुख, जो KPK में जब 2 दफा PTI जीती है, वो एक नई रवायत थी ना, कभी भी वहां पे दूसरी दफा कोई सियासी जमात नहीं जीती। तो ये बड़ी चीजें काउंट करती हैं। अब आज आप जरा पीपल्स पार्टी को मैंने आपको बता दिया कि पीपल्स पार्टी उस रिजल्ट को देख रही है, नंबर 1। नंबर 2, पीपल्स पार्टी देख रही है कि हम अपोजिशन के अंदर से या वहां पर जो इलाकाई जमातें उनमें से किसको तोड़ सकते हैं, किसको अपने साथ रख सकते हैं, कौन सा ऐसा सिस्टम कर सकते हैं कि वहां पर हम इलेक्शन जीत जाए। पहले पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतती थी, नहीं सिंध के अंदर, इसलिए नहीं करा रहे। पहले सिंध के अंदर इलेक्शन होते थे बजोरे ताकत, बाई हुक बाई कुक, ये बड़ी क्लियर बात है। अब सोशल मीडिया, अब मीडिया, इन चीज़ों की वजह से वहाँ पे बड़ी तंगी होगी। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन में होने के बावजूद उन्हें टफ टाइम वहाँ देने की कोशिश करेंगे, नॉन लीग उनका वहाँ पे टफ टाइम देने की कोशिश करेगी, PTI है, MQM है। अब वो जानबूझ के लेट कर रहे हैं ताकि जितना डिले होगा उतना वो समझते हैं कि हमारे लिए हालात साजगार होंगे। अब आ जाए पंजाब की तरफ। पंजाब में क्यों नहीं हो रही जी? PTI की हुकूमत है, सारा कुछ है, सारा कुछ हो गया, ऑर्डिनेंस भी आ गया, बिल भी आ गया, चौधरी परवेज लाई साहब को भी मना लिया गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन ज़रा गौर करें, मेरे पास जो इतला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इनसे राय मांगी और इनसे जब राय ली गई तो उन्हें वाज़ेह कहा गया कि 70-30 का फ़र्क है। PTI 30 पे है, 70 पे जो है दीगर सियासी जमातें। उन्होंने कहा जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होती, जब तक पंजाब के अंदर दीगर मामला दुरुस्त नहीं होते, जब तक पंजाब में इनको अवाम की तरफ से पैदाराई नहीं मिलती, उस वक्त तक इलेक्शन में ना जाए। अब हो रहा था कि अदालतें भी तंग करेंगी, तंग नहीं कैसे, तो अदालतें तो हुक्म देंगी ना, अदालतों की तरफ से भी हुक्म आएगा, बाकी भी शोर मचेगा, तो क्या किया जाए? फिर कहा गया कि पहले तो हम KPK का रिजल्ट देखें। KPK के रिजल्ट के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसको हम ले जाए EVM पे, कि पंजाब के अंदर इलेक्शन EVM पे होना है। अब EVM पे इलेक्शन तो 2022 तक नहीं होता, ये बड़ी क्लियर सी बात है। या सर मशीनें आनी है ना, मशीनें आने के बाद वहाँ पे ट्रेनिंग होनी है ना। इन सब मरहले में से देखिए, आप मार्च के बाद अप्रैल रमज़ान शरीफ का महीना है, अप्रैल के बाद आप चले जाए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर चला गया ना, बड़ा लंबा चला जाना। ये काम इतनी जल्दी नहीं होना। अब किस वक्त ये काम होना है, मैं आपको ये भी बता दूं, अचानक उस वक्त होना है जब इनको ये इत्मीनान हो कि अब हम 60 पे हैं और अदर जमातें जो है वो 40 पे हैं। उस वक्त इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा, उस वक्त इलेक्शन भी अनाउंस हो जाएंगे, उसके बाद इनकी कंपेनें भी तेज हो जाएंगी, इनके मामला भी तेज हो जाएंगे। इसीलिए ये सारी चीजें इस ज़मन में राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की राय क्या है जो PTI को दी गई है? काफ की राय भी यही है कि जब तक हालात नहीं होते, जो परवेज लाई साहब ने कहा ना, जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं करते तो सियासी मैदान में मत जाइए। यानी उन्हें यह लगता है कि अभी नुकसान है और दोनों का है? बिल्कुल, दोनों का, जितने भी इत्तेहादी हैं सबका नुकसान है भाई। हुकूमत का जो जो हिस्सा है, जिसने हुकूमत को कंधा दिया हुआ है, जो हुकूमत में वजारत में है, मशावरत में है, स्पीकर है, में वो MP हैं, हुकूमत के नाम जिनके साथ लगा हुआ है, वो इसी नुकसान और फ़ायदे में दोनों में वही होंगे साथ। इसलिए ये मैं आपको जो बता रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो बताया गया वो यही था, 30 और 70। फिर अब इन्होंने कहा कि ऐसा सिस्टम किया जाए, एक तो KPK का रिजल्ट देख लें वो क्या आता है, उससे हमें कितना आसरा मिलता है। KPK के रिजल्ट के बाद आप देखें कि हमें आसरा नहीं मिलता, महंगाई कंट्रोल नहीं होती, तो फिर हम चले जाएं ज़रा उस पर कि जहाँ EVM पे हमने जाना है। EVM पे आप जाने के लिए आपको बड़ा टाइम चाहिए, तो कब सुबह होगी और कब आप काम पे जाएंगे, यही हिसाब होगा। यस चलें, तो इसके मुतबादिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब के हवाले से स्ट्रेटजी क्या, अगर ये तवालत देते हैं तो इसके ऑपोजिट उन्होंने स्ट्रेटजी तो बनाई होगी। देखिए, पीपल्स पार्टी पंजाब में उस पोजीशन में नहीं है पंजाब के अंदर कि वो इनको टफ टाइम दे सके। पीपल्स पार्टी तो पंजाब में इस वक्त सब लड़ाई एक जमात से लड़ रही है। वो तो सरप्राइज की बातें करते हैं। वो नहीं, कोई सरप्राइज नहीं होगा। कल इलेक्शन हो रहा है ना आपके खानेवाल में, हल्का 206 सॉरी में हल्का इलेक्शन हो रहा है ना कल, और वहाँ पे एक FIR भी होगी। कल हमने ब्रेक की थी प्रोग्राम में, एक FIR हो गई है
तो उस वक्त मुझे याद है प्रोग्राम के बाद मुझे फ़ोन आया एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा का, जी हमारे पास कापी नहीं आई। मैं कहा जी नहीं आई, मेरे पास कापी भी आ गई, FIR हो गई है, देखें। और FIR हो गई, तारड़ साहब भी नामजद। हाँ, और वो बड़ा सख्त सा सुबह वहाँ पे लड़ाई भी होनी है, देख लीजिएगा। इलेक्शन बड़ा खौफनाक सा इलेक्शन है। तो इस लेकिन वो तो जमानत भी तो करवा चुके हैं ना लाहौर हाई लेकिन कोर्ट से। कल फिर इलेक्शन है, कल इलेक्शन में क्या होता है ये आपको नजर आएगा। पीपल्स पार्टी कल पहले से ज़्यादा वोट वहाँ से लेगी, यही पीपल्स पार्टी ने लेना है। लेकिन यूनियन काउंसिल की सियासत लहदा होती है। पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि पंजाब में वो एक बड़ा एहतजाज करके ये साबित करे कि फौरी इंतखाबात कराएं। इंतखाबात हुकूमत ने कराने हैं। अगर जेहन में रखिएगा कि सिंध के अंदर सारी अपोजिशन जमातें मिलकर भी पीपल्स पार्टी को फौरी इंतखाबात कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, तो आप क्या समझते हैं खाली पीपल्स पार्टी कर लेगी? मुस्लिम लीग नून भी नहीं चाहती, मैं आपको ये भी बता दूं। इसमें मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं चाहती? मैं आपको मुस्लिम लीग नून इसलिए नहीं चाहती कि मुस्लिम लीग नून जो है वो समझती है कि मौजूदा हालात में हम अभी इतने बिखरे हुए हैं कि हम खड़ी नहीं हो सकते। क्योंकि नून लीग के जो बल्दियाती लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जितना अरसा हमें मुअत्तल किया गया उतना अरसा हमें दोबारा अदालतों से रिलीफ मिल जाए, और अगर हमें रिलीफ मिल जाता है तो हम क्यों इलेक्शन में जाएं। अब वो सारे लोग जो हैं जो पार्टी बने हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक है। अगर नून लीग इलेक्शन नए के इंतखाबात का कहती है फौरी कराओ, तो वो सारे उनके खिलाफ हो जाते हैं कि जनाब पहले तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमने अपने हल्कों में कोई डिलीवर नहीं किया। जब हम बन के हमने काम शुरू किया तो अचानक हम नई हुकूमत आई और हमें 2.5 साल के लिए तो हमें साइड पर लगा दिया गया। तो यासर इन हालात में सारे में नून लीग इस तरह मजबूर है कि उनकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। तमाम चेयरमैन यूनियन काउंसिल के जो हैं वो उनके दीगर जो लोग हैं वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं, जो हमारे 2.5 साल ज़ाया हुए हैं वो हमें अदालतों से एक दफ़ा कोशिश करके दोबारा लेने दें। नून लीग अगर शोर डालती है इलेक्शन का वो नाराज़ होते हैं, अगर नहीं डालती तो फिर नून लीग भी उसी चीज़ का हिस्सा बन जाती है। इसलिए सिंध और पंजाब में इलेक्शन अगर आप कहें कि वक्त के मुताबिक होंगे, नहीं होंगे। आप भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहीं पे, देख लीजिएगा। चले, पंजाब में बड़ी इत्तेहादी जमात है। पंजाब की अगर बात करें तो PMLQ है। आप क्या समझते हैं कि PMLQ बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी होगी या अपने तय कोशिश करेगी? नहीं जी, वो सीट एडजस्टमेंट होगी। अच्छा, काफ लीग अपने तय करेगी, सीट एडजस्टमेंट होगी। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से फार्मूला तय होगा। और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे काफ लीग जो है वो बड़ी मजबूत है उनकी, मसलन मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जेहलम, उसके बाद अटक आ जाए, पोठवारी पट्टी जितनी भी है, सरगोदा आ जाए, इवन मरी के अंदर, पिंडी के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में मरी में और पिंडी में बड़े अच्छे वोट लिए हैं, बड़े अच्छे वोट लिए हैं मुस्लिम लीग काफ ने मरी और पिंडी में। तो ये चीज़ें जो हैं वो हार जीत एक लहदा होती है, लेकिन वोट बड़े अच्छे लिए हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अकाउंट होंगी। इसलिए जिन जगहों पे इनके लोग मौजूद हैं तो उन जगहों पे ये सीट एडजस्टमेंट भी होगी, और उन जगहों पे इनको मेयरशिप या चेयरमैन जो भी होगा वो इनको मिलेगा। ये मामला तय होंगे। देखें, हुकूमत को भी इन्हें देने में कोई परेशानी नहीं होगी। गुजरात में आप चौधरियों के बगैर मंडी बहाउद्दीन में नहीं चल सकते, सरगोदे में नहीं चल सकते, लाला मूसा में नहीं चल सकते, अटक में, बस वो जगह जहाँ पर वो शहर जो लाजमन है गुजरात के अंदर इनका अच्छा खासा रसूख है। तो ये चीज़ें हैं जिस पे इनके मामला तय हो जाएंगे। इनके इत्तेहादी इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे और सीट एडजस्टमेंट करने के बाद वो आगे इसको लेकर। चलो, ब्रेक पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि जब आपको ये दिखाई देता है कि 50% और PTI को भी यही दिखाई देता है 50% नताइज निकलेंगे KP के अंदर से, तो अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उनकी परसेंटेज क्या होगी? देखिए, वहाँ पे नून लीग जो है पीपल्स पार्टी से कम लेगी। कम लेगी? हाँ, साबिका हुक्मरान जमात रही है। कोई बात नहीं, वो पंजाब में भी साबिका हुक्मरान जमात रही है, पाकिस्तान में भी साबिका हुक्मरान जमात रही है। वो लेकिन मौजूदा तनाजुर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जिस तरह की तनकीद हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, पीपल्स पार्टी तहरीक से मुस्लिम लीग नून से KPK के अंदर बेहतर पोजीशन में होगी। तो उसका इम्पैक्ट पंजाब पे फिर क्या पड़ेगा? पंजाब में देखिए, मैं भी कह रहा हूँ कि KPK की सियासत का इम्पैक्ट पंजाब में इसलिए बढ़ता नजर नहीं आएगा कि अगर 25% लेते हैं, इम्पैक्ट पड़ेगा 50% वाले का, 60% वाले का, 75% वाले उनका पड़ेगा। जिसने 20% ने 25% लिया उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए वो कहेंगे यार नहीं, ये तीसरे नंबर पे आया ना। तो यहाँ पे तो अगर इलेक्शन होते हैं तो जेहन में रखिएगा, पंजाब की सियासत बड़ी अलहदा है। एक तो इन्होंने मुख्तलिफ जगहों मुख्तलिफ मरहलों में इलेक्शन करवाने हैं, ये भी जेहन में रखिएगा। और दूसरी चीज़ है कि मतलब देखने ना, बर्फबारी का सीज़न शुरू हो गया है, 3 माह तो गुजर गए ना,
पंजाब के कुछ अजला जो फोटोहार के इलाके हैं, वहाँ पर तो 3 माह आप कोई सियासी सरगर्मी नहीं कर सकते। आप आगे आ जाए, जिन जगहों पे आप कर सकते हैं वहाँ पे भी आपने मरहलावार इलेक्शन कराने हैं। और मरहलावार इलेक्शन जो होते हैं ना, इनके रिजल्ट जो होते हैं फिर हमेशा हुकूमतों की मर्जी के होते हैं, बहुत डिपेंड करता है उस पर हुकूमतों की मर्जी को। चले देखते हैं कि आने वाले दिनों में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो किस हद तक कामयाब रहती है। स्लो एंड स्टेडी के फार्मूले के साथ ये जो चलना चाहते हैं, ये इनके हक में किस हद तक असरात मुरतब कर सकेगा, इसके लिए वक्त का इंतजार करते हैं। नाज़रीन, दीगर सियासी इशूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा। स्टे ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त सियासी माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़दामात अवामी फलाह बहबूद के लिए वो किस हद तक सूदमंद देखने में आ रहे हैं, और मुस्तकबिल करीब के हवाले से जो हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है वो अवामी फलाह के लिए की हो, वो तरक्याती मंसूबों के लिए की हो, उसको अमली जामा पहनाने के लिए कितने वक्त का अरसा दरकार है, और क्या उसी वक्त के बाद बल्दियाती जो इलेक्शन है उसकी तैयारी की जाएगी या उससे पहले बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी हो जाएगी। सिंध की सियासत पर भी नज़र डालेंगे। हमें इस मौजू पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा रुकन असम्बली कंवल शोजब साहिबा ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर ससी पलीजो साहिबा ने। मैं दोनों खवातीन का इस हवाले से वक्त देने का मशकूर हूँ। ससी साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त जो सिंध का बल्दियाती कानून है, जिसे MQM समेत तमाम अपोजिशन जमातें काला कानून कहती हैं, आपकी जमात ने MQM पे बेहद तनकीद की, चेयरमैन PP ने तनकीद की, वज़ीर इत्तलात ने तनकीद की। तो आज आमिर खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि कुछ अर्सा पहले आप जिस जगह दस्त बस्ता गुजारिश करने आए थे, आज वही लोग आपको जहर लगना शुरू हो गए। एक कमेंट किया उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी पे कि आपकी उतनी उम्र नहीं है जितनी हमने जेलें काटी हैं। अब इस तरह की अगर गर्मी सियासत में पैदा हो जाएगी तो फिर सियासी काम या तरक्याती काम कैसे होंगे? यासिर साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, MQM अब मरती खपती नजर आती है और रूटलेस के लोग हैं, बोनसाई गलों में हाथों से लगाए गए थे और उनका हर कदम जो है वो दहशतगर्दी के उसमें गिर्द घूमता था और इनकी कोई भी पॉलिटिकल कोई उनका डायरेक्शन नहीं रही है। ये किस मुंह से हम पे तनकीद करते हैं? ये नील बटा नील है और आने वाले दिनों में दिखाई भी नहीं दी। और ये जहन में हम और आप रखें कि उर्दू स्पीकिंग जो है भाई बहन जो भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा वो सिंध में रहते हैं और हमारे जो अर्बन एरियाज हैं उसमें रहते हैं, लेकिन जितनी भी उनकी पॉपुलेशन है उसकी नुमाइंदा जमायतें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी भी है, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसकी आगे लीडरशिप सेनेट में हो, दूसरे हवाले से आपने देखी होगी कि नुमाइंदगी उर्दू स्पीकिंग को बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑनरेबल चेयरमैन साहब खुद कराची की पैदाइश है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी भी आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दूसरे हवालों से पॉलिटिकल जो एक बैलेंस लेकर जो जमायत अगर आई है और बड़े तहम्मुल से टॉलरेंस से वो जमायत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ हम बढ़ते हैं। हम पे कई हमले हुए दहशतगर्दी के, हम पर कई जो है वो तनकीदें हुई, लेकिन हमने फिर जो है वो तहमुल का हाथ नहीं छोड़ा और हमने हमेशा अपनी जमहूरी जो जदोजहद है वहीं से शुरू की। यही वजह है कि उर्दू, सिंधी, कच्ची, बलोच, पश्तून, चाहे कराची के हों, दूसरे शहरों के हों, और लोग जो भी है वो हमें सपोर्ट करते हैं। अब LG जो है लोकल गवर्नमेंट जो ये है, एक तो हमारी जो बात उस तरह नहीं सुनी गई मरदमशुमारी के हवाले से, आपको पता है कि ये सारी चीज उसी पर इर्द गिर्द फिरती है। और अभी देखिए पंजाब में ये लेकर आ रहे हैं PTI वाले, तो क्या उन्होंने क्या सबसे कंसल्ट किया? क्या सारे स्टेक होल्डर्स को उन्होंने बिठाया? नहीं। ससी पलीजो साहबा, अभी आपने एक बात की MQM के हवाले से, कल को सियासी हालात ऐसे हो जाते हैं तो क्या फिर यही MQM जो अब दहशतगर्द है, यही MQM जिस पे आप कह रहे हैं कि बड़ी ख़राब है, और दोबारा अगर आप इससे रजू करते हैं अपनी किसी सपोर्ट के लिए, तो फिर हम उसे क्या समझें? क्या दहशतगर्दी नहीं रही? क्या लोगों ने वाकई जो नासिर शाह साहब ने कहा कि लोगों को ड्रिल करके उनके घुटनों में
हथौड़े लगा के उनकी आंखें निकाल कर बोरियों में कटे हुए लाशें नहीं मिली हैं क्या? मैं नहीं कह रही कि आमिर खान साहब ने ये किया होगा, दूसरों ने एक एक दिन में जो है वो 50-50 लाशें भी हमने ढोई हैं, ली हैं। नहीं आपने नहीं है, बिल्कुल हम आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन रहमान मलिक साहब हर दफा स्पोर्ट लेने भी दिन के पास जाते थे, या आपके साथ इत्तेहादी रहे हैं, उस वक्त ये लाशें नहीं थी? राणा साहब, एमसीएम का अगर ये बैकग्राउंड नहीं है तो आप तहरीक इंसाफ खासकर इमरान खान साहब की स्पीचेस ले लें, वो तो लंदन तक भी गए थे लेकर। अगर ये एमसीएम पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं तो फिर उनका नजरिया भी उस तरीके से होना चाहिए। धमकियां दो तो किसको हवा में। चलो इसी पे मौक़िफ़ कंवल साहिबा का भी ले लेते हैं। कंवल साहिबा, आप ये देखिए कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान हमने किसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा से इस बारे मौक़िफ़ लेने की बात की तो उनका मौक़िफ़ यही था जो अभी ससी पलीजो साहिबा का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात होती है कि कोलैबोरेशन या इत्तेहादी एमकेएम जो है, इसके बारे में नज़रियात आपके पहले कुछ और थे, अब आप इत्तेहादी हैं इनके, तो क्या सियासी इत्तेहाद के लिए माजी को भूल जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच यासिर। अच्छा, पहले देखें, हमारे तो 3 साल हुए ना कोलैबोरेशन को। मैं इनका जो जन्म का साथ रहा, मैं वो जरा याद करा दूं ससी पलीजो साहिबा को कि पिछली हुकूमत में भी एमक्यूएम इनके साथ थी, और ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये लात मार के हुकूमत गिराने वाले इनके जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले स्टेटमेंट दी, राना अजीम साहब को याद होगा, कि हम एमक्यूएम को ऑफर कर रहे हैं हमारे पास आ जाएं, इस हुकूमत को छोड़ दें। तो ये तो हर दूसरे दिन उनको खुद ऑफर कर रहे होते हैं कि आप हुकूमत गिराने में हमारी मदद करें और हमारे साथ आ जाएं, हम तो आपको यहाँ वजारतें भी ऑफर करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है बिलावल साहब की। तो क्या उस वक्त जो अभी ये बातें घुटनों में फायरिंग करने वाली और इस तरह की सारी बातचीत है, ये भूल जाते हैं? दूसरा, हमारा जिनके साथ गठजोड़ या हमारा जो कोलैबोरेशन चल रही है वो एमक्यूएम अल्ताफ ग्रुप नहीं है, लेकिन इन्होंने अल्ताफ ग्रुप को साथ अपने असेंबलियों में बिठाया है और उनके साथ मिलके ये हुकूमतें करते रहे हैं। 10-10 साल इन्होंने बिठा के सूबे में हुकूमत उनके साथ मिलके की है। तो और मैंने तो खैर और भी बड़े नज़ारे देखे। तो अभी आप ज्यादा दूर ना चाहें, चले एमक्यूएम को आप अगर एक साइड पे रख दें तो पीएमएलएन की बात कर लें। अभी तो पीडीएम की जमातें इकट्ठी थी, मरियम बिलावल भाई बहन थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि उनकी तो बड़ी अभी इकट्ठे स्टेज शेयर होते रहे। अभी एक इलेक्शन हुआ है ये NA 131 का, उसमें आपने जुबान सुनी होगी एक दूसरे के खिलाफ। ससी पलीजो साहिबा भी थी उसमें इनके और भी पंजाब की जो लीडरशिप है वो क्या इल्जाम धरती रही, और नून लीग की जो लीडरशिप है वो इन पे क्या इल्जाम धरती रही। आज अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अभी PP 206 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी के बारे में क्या हमारा सवाल है कि क्या सियासी मफादात के लिए हम सियासी जमातों के माजी को हाल को भूल जाते हैं? वो और हैं और खाने के और हैं। जी बोलिए। देखिए कमल साहब, यही हमारा सवाल है कि क्या हम अपने सियासी मफादात के लिए फौरी तौर पर सियासी जमातों के जो माजी है उसको भूल जाते हैं? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे लिए बहुत आसान था अगर हमने मफादात को सामने रखा होता और हर चीज को साइड पे बलाए ताक रख देते, तो सबसे आसान ये था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करके हुकूमत बनाते और बड़ी स्ट्रांग हुकूमत बनाते। लेकिन वजीर आजम ने पहले कहा था कि इन 2 जमातों के साथ इलाक करने से बेहतर है कि हम अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाएं। एमक्यूएम जो है वो जो मोहतरम जिनके साथ ये बैठते रहे हैं वो जमात के उन्होंने 2 हिस्से किए हैं। एक ग्रुप बिल्कुल अलग हो गया है और वो अल्ताफ हुसैन के जो साथी हैं या जो बानी हैं उनके साथ वो कोलैबोरेट नहीं करते, वो हमारे साथ बैठते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे तरीके से मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं इसी पे कमल साहब आपकी एक राय चाहता हूं। माजी करीब के अंदर वफाकत ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फंड हमने इसलिए नहीं दिया कि वो गबन कर जाते हैं, हम खुद वहां पे तरक्याती काम करवाएंगे। आज के दिन मुराद सईद साहब और अमीनुल हक साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद सईद साहब गिला करते हैं सिंध से कि वो वफाक के मंसूबों का हिस्सा नहीं बनता। एक तरफ आप ये कहते हैं फंड हम खुद खर्च करेंगे, दूसरी जानिब आप ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि सिंध हुकूमत आपके साथ ताउन नहीं करती। तो फिर बात कौन सी मानी जाए, माजी करीब वाली या हाल वाली? देखिए, माजी करीब और हाल दोनों एक ही बातें हैं। बात सारी है कि जिस वक्त ये रोते हैं कि जी जब पानी आ जाता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है तो वफाक आके काम करे।
MNA 14 जो है वो PTI के इलेक्ट हुए हैं, तो वो गली मोहल्ले का सारा काम MNA कराए। लोकल गवर्नमेंट तो इन्होंने बनने ही नहीं दी, आज तक 12-13 साल हो गए हैं। उसके बाद अगर कोई सड़कें नहीं है या कोई वहां पर एक्सटेंशंस हुई हुई है, कब्जा माफी है, तो वो तो सारा कसूर इमरान खान साहब का है। लेकिन कराची में हुकूमत पिछले 13 सालों से पीपल्स पार्टी की है। तो सिंध अगर पानी में डूब जाता है तो सिंध के मुराद अली शाह साहब जिनका 13वां साल है वो कहते हैं कि वफाक ने हमारी मदद नहीं की, वफाक हमें निशानी दे रहा है। मुझे जरा बात 1 मिनट पूरी करने दे, 1 सेकंड मुझे जुमला पूरा करने दे। लेकिन जिस वक्त वफाक इनको ऑफर करता है तो ये अंदर जो हिचेस है वो इस तरह के क्रिएट करते हैं कि अगर वफाक ने इन्वेस्टमेंट करनी है और जमीन सूबे ने देनी है तो सूबा जमीन देने से रिफ्यूज करते हैं और ऑन द फेस और 18वीं तरमीम के बानी है, लेकिन दुनिया को 18वीं तरमीम बताते नहीं है जब अपने सूबे की प्रोग्रेस की बात करते हैं। आज ग्रीन लाइन मंसूबा या बसें इमरान खान ने शुरू कराई है, अपनी आवाम को टूटी बसों के अलावा कुछ दे नहीं सके, एम्बुलेंसेस आज तक नहीं दे सके, आज तक सेहत सहूलत नहीं दे सके। अगर ये सूबे में ये इस तरह के तमाशे ना करे तो हम ये सब कुछ भी इनके लिए करने को तैयार हैं। जी सस्सी साहिबा, इल्जामात जो लगाए गए कमल शोजब साहिबा की जानिब से, क्या समझती? इनको तो एक इलेक्शन कमीशन ही इतने आगे सामने नजर आ रही है। तो अब ये कमल शोजब तो हमारी बहन है, लेकिन PTI की हालत पतली है, तो सबकी अब यही टोन होगा, यही बकार होगी। 3.5 साल में कुछ नहीं किया और कराची में उन्होंने बाय हुक और क्रुक समहाउ दे कुड मैनेज जो भी सीट्स थे, तो उसमें किया उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये भी जो था वो उन्होंने कहा 6 महीने में कंप्लीट करेंगे, अभी भी जनवरी के बाद ये फंक्शनल होगी ना। बस इस हवाले से भी इतना उस पर उछल कूदना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। अभी तो फॉरेन फंडिंग का ये सामना करें, उनके बहुत सारे और भी जो है चीजें हैं। ये हुकूमत जो है हमें भी तकलीफ करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये घर जा रहे हैं और घर जाते हुए लोग जो है बकार इसी तरह करते हैं। देखिए रूल्स जो है ना, स्टैंडर्ड्स के 2 सेट्स बनाए हुए हैं PTI वालों ने। एक तो जो है पंजाब के लिए LG आ रहा है, तो उसमें मैं पहले भी अर्ज किया तो किसको उन्होंने किस स्टेक होल्डर को साथ लिया हुआ है। MQM के रूट से इतना बड़ा लिया हुआ है कि जब वो लंदन में गए तो उनके देख तो ले कि एक बंदे पर चार्जेस क्या उन्होंने अपने उस पिटीशन में इमरान खान साहब ने लगाए थे। बिल्कुल हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा था माजी में। हम तो वो हैं जिनके लीडर्स पर जो है कुर्बान किए गए हैं और जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की इस्तेकाम के लिए उन्होंने इंगली कतरा कर अभी तक ये शहीदों में भी शामिल होने के काबिल नहीं है। उसके लिए दिल गुर्दा चाहिए। हम वो जमायतें जो पूरा फ्रेमवर्क हमने दिया है पाकिस्तान के लिए, आइन की बात हो, एटॉमिक एनर्जी की बात हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात हो, जमहूरियत की बात हो, सबको लेकर पाकिस्तान की सालमियत की बात हो, उसके लिए कितना हमने टॉलरेंस किया है। अभी भी प्रोग्रेसिव और एक दुनिया के सामने डटी हुई जमात अगर कोई हो सकती है, बिल्कुल अभी भी फेडरेशन की चेन जो है मजबूत तरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सस्सी मिर्जा साहबा, आपने इल्जाम लगा, आपने जवाब भी दिया, आपने MQM पे इल्जाम लगाया कि मीडिया भी ज्यादा कराची को दिखा रहे। चलें जरा पंजाब की तरफ आ जाते हैं। कल आपके लोगों ने FIR कटवा दी है, कि FIR कटी गई है खानेवाल में मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन अफराद पे। कल इलेक्शन होने जा रहा है, वो वहाँ पे वीडियो दिखा रहे हैं कि आपके लोग वोट खरीद रहे हैं। यही इल्ज़ाम लाहौर में भी मुस्लिम लीग नून ने लगाया है और अब इस तरह लगता है कि पीपल्स पार्टी हर जमात के साथ मुहाज खो रही है। ऐसा क्यों? हम भाई हद को सच की बात करते हैं। हमने बहुत कुछ झेला भी हुआ है, लेकिन हम फिर से हम आधी जंग हमेशा जीते होते हैं क्योंकि हमें अपने लोगों पर, हम अपने आप पर एतमाद है। पंजाब में हम न सिर्फ पहले से हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं और एक इंस्पिरेशन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पूरी पॉलिसी में। हाँ, कल जो ये बड़ा भद्दा वाकया हुआ है, जो उम्मीदवार सैयद वासिफ तलमी की जो घर पर जो है हमला हुआ है, इसकी मैं शदीद मजम्मत करती हूँ। फिर ये तारड़ साहब और दूसरों की जो बातें हैं उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई उस तरीके से नहीं किया जा सकता। अगर हमें लोगों ने स्पेस दिया है ना, हम कोई इंक्लूड नहीं कर रहे, हम कोई घुसपैठिए तो नहीं है, दूसरे मुल्क तो नहीं आए। पंजाब हमारा अपना है, हमारा चिल्ला रहा है, उसमें बिल्कुल हम पूरा हक रखते हैं। आपके मुताबिक पंजाब चिल्ला रहा है, पंजाब आपका अपना है, तो पंजाब कितना अपना है? इसी पे मौकिफ लेंगे कमल शोजब साहिबा का, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा नाज़रीन। स्टे विद अस, वापस आएंगे, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे।
बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी पंजाब की सियासत के हवाले से और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ससी पलीजो साहिबा ने कुछ बातें की है, उस पर जवाब कमल शोजब साहिबा का ले लेते हैं। कमल साहिबा, अगर सूरत हाल पंजाब की देखी जाए और पंजाब की सियासत पर बात करें, NA 133 का अगर हम मार्का देखें तो ब्लंडर हुआ आपसे, आप उस ज़िमनी इलेक्शन से ही बाहर हो गए। अगर खानेवाल का ज़िमनी इलेक्शन देखें तो वहाँ पे भी दो जमातें, अपोजिशन जमातें हैं, वो आपस में लड़ गई, मेन स्ट्रीम में वो आ गई हैं, आपका कहीं जिक्र नहीं है। तो मेन स्ट्रीम से PTI पीछे क्यों हटती जा रही है ज़िमनी इलेक्शंस में? अच्छा यासिर, मैं पहले जरा जो इन्होंने बातें की मैं उसका जवाब दे दूं। हम घर जाएं या ना जाएं, हम तो अपने घरों में ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इनकी फरमाइश और जो इनकी ख्वाहिश है ना, ये 2023 से पहले तो पूरी नहीं होनी, और 3 महीने के लिए सारे ही अपने घरों को जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए और इंशाल्लाह फिर वापस आएंगे। जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने कर दिखाया ना, वो आप 13 सालों में नहीं कर सके, और बिलावल साहब आके 300 साल का प्लान बता के गए कि मैं कराची को रोम बना दूंगा और सखर को पेरिस बना दूंगा। वो बारिशों में तो बन जाता है, लेकिन बाकी टाइम पे कहीं नजर नहीं आता। तबाही की वो तो और जिस फ्रेमवर्क की ये बात की, जिस फ्रेमवर्क की पीपल्स पार्टी ने बात की है, मुकमुका का फ्रेमवर्क, करप्शन फ्रेमवर्क, स्टील मिल बंद किया, ये मुफ्त में दे देंगे, पाकिस्तान रेलवेज का भट्टा बैठ गया। सुन ले ससी पलीजो साहिबा, हौसले से सुने, पाकिस्तान रेडियो का भट्टा बिठा दिया, PTV का भट्टा बिठा दिया। 40 साल की हुकूमत के बाद जरदारी साहब ने आके पाकिस्तान के तमाम जो एंटिटीज थी उनका सत्यानाश करने का फ्रेमवर्क, और क्रेडिट इनको जाता है। ससी साहिबा दो तरफा मौकिफ लेते हैं, पहले कमल साहिबा का मौकिफ आने में आपकी जानिब आता हूं। कहने वाले जिस वक्त मौका आता है तो 1 मिनट में मुकमुका सेनेट में जाके भीख मांगी, नून लीग से उनसे जाके वोट लिए, जिसमें अता ताड़ड़ इनके पोलिंग एजेंट थे, और जैसे ही वोट के बाद इन्होंने मुनाफिक की सियासत शुरू कर दी। उनका मौकिफ ले लेने दें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं, आपका मौका भी लेंगे। चैंपियंस है जहां पंजाब की आप बात कर रहे हैं, पंजाब में सेहत कार्ड का काम अगर ये सिंध में रेप्लिकेट कर ले तो जो गरीब बिलकती ससी साहिबा आपसे गुजारिश है कि कमल साहिबा को बात मुकम्मल कर लेने दें। एक अच्छे माहौल में गुफ्तगू हो रही है आपकी, मैं टेक लेता हूं, आपकी तरफ आता हूं वापस। बंद हो गए, इन्होंने उस पर पैसे लिए, इन्होंने 5500 स्कूलों के ऊपर पैसे लिए और स्कूल बंद कर दिए। स्कूलों के इम्तिहान होते हैं तो चीटिंग कराई जाती है, मेडिकल के इम्तिहान होते हैं चीटिंग कराई जाती है। कमल साहिबा मैं आपकी तरफ आता हूं, कमल साहिबा मैं आपकी तरफ आता हूं वापस। पंजाब की आपने बात की, जहां तक पंजाब की बात इस तरह समझ ही नहीं आएगी कि बात क्या की जा रही है, मौक़िफ़ क्या सामने आएगा। PTI का किला है, और अगली दफा हम सिंध में भी इनको किला ठोक के दिखाएंगे। जहां तक चल मैं कमल साहिबा मैं आपकी तरफ आता हूँ, ससी साहिबा की बात सुन लेने दें। ना तहम्मुल से बात करने का इनको तकलीफ हो रही है, मुझे नहीं समझ आती, मैं इनकी बारी में बोली नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी बारी में इसी तरह चिल्लाती है क्योंकि इनके पास ना फैक्ट्स है, ना स्टैटिस्टिक्स है, ना आर्ग्यूमेंट। लोग आपको देख रहे हैं टीवी पे, लोग क्या सोचेंगे कि अगर आप लोग 2 अफराद बैठ के अपने साथ एक गुफ्तगू में तहम्मुल मजाजी पैदा नहीं कर सकते तो सियासत में क्या करेंगे? फिर इतने बड़े पार्लियामेंट के अंदर क्या करेंगे? ससी साहब आप, राणा साहब मैं तो अपनी बारी पे बात कर रही हूँ। चलें अब आपकी बात होगी, मुझे हमें उनसे जवाब ले लेने दें। आपने जो बात की सुने ना, जी मेरी बात सुने। इन्होंने मेरी बात नहीं पूरी सुनी, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इन्होंने क्रॉस टॉक की है क्योंकि इनके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि 13 सालों के बाद भी इनके पास परफॉर्मेंस बताने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास आपकी बात सुनते हैं, आपका मौक़िफ़ सुनूंगा, बात कंप्लीट हो लेने देंगे तो बस कर दे मेहरबानी। कल 16 दिसंबर आ रहा है, इनको पूरे पाकिस्तान से माफी मांगनी चाहिए। मैं फिर आपसे दरखास्त करता हूँ, मैं आपकी तरफ वापस आ जाता हूँ, फिर ससी साहिबा की बात सुन लेते हैं। जी ससी साहिबा। नहीं, ससी साहिबा की बात आप क्यों सुन लेंगे? ससी साहिबा किसी और की बात मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं एक साजगार माहौल में बात करना चाह रहा हूं कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने आ जाए। इस तरह की नींद में समझ ही नहीं आएगी कि कौन क्या कह रहा है और उसका जवाब देती, लेकिन इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि इनके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैं समझती हूँ कि 16 दिसंबर को एक बात देखिए, लोग आपको देख रहे हैं, आप दोनों एक बड़ी सियासी जमात की तर्जमानों के तौर पे बैठी हैं, बड़ी सियासी जमातें जो है उनका मौका बयान कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों में ये मामला है, इतनी सख्ती है, तो फिर मुझे लगता है पाकिस्तानी की पूरी सियासत के अंदर क्या होता होगा।
1 मिनट वेट कर ले जरा कमर साहब, आपसे दरखास्त हम कर रहे हैं कि 1 मिनट दे दें, मेरी बात सुनकर ले लें, टेक ले लें, फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं। क्या मैं इनकी बारी में बोली हूँ राना साहब? क्या मैं सस्सी साहिबा की बारी में बोली? क्या मैंने इनकी बात काटी? मैं आप दोनों खवातीन से अग्री करता हूँ, लेकिन इत्तेफाक करने के साथ साथ मौके सामने आने के लिए एक तरफ की खामोशी भी तो चाहिए। आप सस्सी पलीजो साहिबा को ये लेक्चर दीजिए, क्योंकि सस्सी पलीजो साहिबा को बिल्कुल एटिकेट्स नहीं है। सस्सी साहिबा बसद एहतराम, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ वक्त की खामोशी, उसके बाद मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, डिटेल बात करने दी। उनका कोई हक नहीं बनता कि इनकी बात कोई सुने। इनकी बात सुनने का किसी को कोई मौका नहीं हम देंगे, इसलिए कि इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ना मुझे मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट करने दिया, ना मुझे प्रॉपर जवाब देने दिया। तो ये चलिए कमल साहबा, आपका पूरा मौकफ आ गया। कमल साहबा आपका पूरा मौकफ आ गया। अब हमें जरा ससी साहबा से बात मैंने तो अपना मौकफ इनकी चींचला में दिया ना। चले आपका आ गया ना, चले आप उनको सुन लें, आप सुन लें, आप सुन लें, तो आपको उनको अच्छा सुन लें, फिर मैं आपके तरफ दोबारा आता हूँ। चाहिए कमल साहबा आप इनका मौकफ सुन लें, हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। मैंने इनकी बात रोकी, मेरी बात सुन लेना राना साहब, मैंने तो इनकी बात काटी नहीं, ना मैंने इनका आर्गुमेंट को इंटरप्ट किया, मगर इन्होंने मेरी पूरी बात में शोर मचाया है। चले अब क्योंकि इनके पास आर्गुमेंट का जवाब नहीं है, इसलिए ये शोर मचा। आपकी बात हमने मान ली, मेरा ये राइट है। अब हमें उनकी बात, अब हमें उनसे जवाब लेने दीजिए। आपने जो इल्जामात लगाए हैं उसका जवाब नहीं देना है। मुझसे सवाल करें, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। ये खामोशी से सुनेंगी तो मैं इनकी बात सुनूंगी, वरना मैं इनकी बात नहीं सुनूंगी, बिकॉज इन्होंने मेरे साथ ये सही तरीके का मशकूर हूं आपका, आपने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, जरा मौक़िफ़ सुन लेने दें, फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। जी कमल साहब बात मुकम्मल कीजिए। जी आप सवाल करें, मुझे तो उन्होंने बात करने नहीं दी, इतना उन्होंने शोर मचाया कि वो पता नहीं डर गई आर्गुमेंट से। अभी जस्टिस वजीउद्दीन साहब के इल्जामात पे वो बात कर रही हैं कि आपके पास तो उसके ठोस जवाबात नहीं। जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने जो भी बातें की हैं बिलो बेल्ट की हैं, इंतहाई झूठ बोला है। और अगर जस्टिस वजीउद्दीन साहब इनको इतने अच्छे लगते हैं तो ये प्लीज उनको अपनी पार्टी में बुला लें। मैं उनकी बातों को टोटली रिफ्यूज करती हूँ, डिनाई करती हूँ। बहुत ही बेतुके इल्जामात है और इनका उनके पास प्रूफ नहीं है। वज़ीर आज़म साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, इसमें वो नहीं बोली के बारे में इल्जाम लगाने पे तरीन साहब ने आके ये बात बताई। डिस्पाइट ऑफ ऑल, भाई सुन तो लेना राना साहब, एक वो नहीं बोलने देते। आगे मुझे बताएं मेरी बहन, आपने जो कहा हमने सुना। आप कहती है कि इसका भी यानी चौधरी सनत का क्या झुकलाएंगी, उसके अभी इस्तीफा लेने वाले आप लोग, क्यों इस्तीफा ले रहे हैं? आप मत बोले ससी पलीजो साहिबा, आपकी बात नहीं सुनूंगी क्योंकि आप तहम्मुल से बात सुनती नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि 5500 स्कूल सिंध में बंद क्यों हो गए हैं? 5500 स्कूल्स क्यों बंद हो गए? गरीब आवाम तो पहले चीटिंग कर करके पास हो रही है। कमल साहिबा अब सवाल तो उनसे करना था ना, अब कुछ देर के लिए तवक्कुफ किया जाता तो सवाल का जवाब तो आ लेने देना। हमें घर भेज रही है, पहले आप तैयारी करें। डूब रहा है उसमें आपके बिस्तरा गोल तो हो रहा है ना पीटीआई का। हमारी कोशिश तो बहुत थी कि अफवाह तफहीम से बात हो सके, दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने आ सके, लेकिन जिस तरह की नाखुशगवार इस वक्त माहौल पैदा हो चुका है। बहुत मशकूर हूँ ससी पलीजो साहिबा और कमल शोजब साहिबा आपका इस हवाले से वक्त देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की तलखी आज देखने में आई है इस तरह पाकिस्तानी सियासत में ना हो। तरक्याती काम और अवामी फलाह के जो काम हैं वो यूं ही चलते रहें, जो बेहतरी की तरफ हमें लेके जाएं तो वो हमारे लिए भी सूदमंद होंगे, वो तमाम सियासी जमातों के लिए भी सूदमंद होंगे और तमाम स्टेक होल्डर्स अगर मिल बैठ के अफाम तफहीम से मामलात हल कर लें तो वो सबके लिए बेहतर होगा। नाज़रीन दीगर इश्यूज पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन बात करते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से जो अपोजिशन की बातचीत थी, जो अपोजिशन का मौक़िफ़ था, जो अपोजिशन के दावे थे कि अगला साल जो है वो आम इंतखाबात का साल होगा, वो दावे मांद क्यों पड़ चुके हैं? वो सारी उम्मीदें दम क्यों तोड़ने लगी हैं? अब उस तरह की बाज़गश्त फिर से सुनाई क्यों नहीं देती? इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, ये जानते हैं राना साहब से। राना साहब 2022 आम इंतखाबात का साल लगता था, अब उन्हें ये कौन सा साल लगता? यार सर मैं आपको एक बड़ी ख़बर देता हूँ और ये ख़बर जो बड़ी है उसके पीछे बिल्कुल वही हकीकत है जो चंद दिन बाद सामने आ जाएगी। मैं हकीकत के कुछ चीज़ें आपको बता भी देता हूँ।
पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कारकुनों इंतखाबात की तैयारी करो, बिल्कुल इंतखाबात साल पे है, याद है आपको? जी जी, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कहा गया कि बस अब ख़त्म और इलेक्शन की तैयारी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कहा गया, बल्कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ तक कहा गया कि फौरी तौर पर इंतखाबात करा दिए जाएँ। अब बहुत से तजियाकारों ने, बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 2022 जो है वो इलेक्शन का साल है, 2022 में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, 2022 में इलेक्शन हो जाएंगे। मेरे पास इतला ये है कि पीपल्स पार्टी समेत कुछ सियासी जमातों के अहम रहनुमा किसी अहम जगह पर राब्तों की कोशिश में थे, और उन राब्तों में उन्होंने ये भी एक कोशिश की कि किसी तरीके से इलेक्शन जो है 2022 में हो जाए। साहब मैं टोक रहा हूँ आपको, माजरत, लेकिन क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी के राब्ते थे? नहीं, पीपल्स पार्टी और मैंने बता रहा कि अपोजिशन जमातों के कुछ रहनुमाओं के सही राब्ते थे, और उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से 2022 में इलेक्शन हो जाए। अब 2022 में इलेक्शन होने का मतलब है कि आपको असम्बलियां डिसॉल्व करनी पड़ेंगी जून जुलाई में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 माह पहले आपको असम्बलियां डिसॉल्व करनी पड़ेगी ना, निगरान हुकूमत बनेगी, निगरान हुकूमत बनेगी, फिर जाके इलेक्शन जो तय होंगे। अब इस हवाले से कुछ पार्टियां पुरुम्मीद भी थी, और उसी पुरुम्मीद होने की वजह से उन्होंने बुलंद बाला दावे भी शुरू कर दिए, और दावों के साथ साथ उन्होंने कहा जनाब हम बस जीत जाएंगे, और बड़ी तेज़ी भी आ गई। और यहाँ तक कि PDM भी आपको याद होगा तकरीबन 6 माह पहले या साल पहले जब लाहौर का एक जलसा था, उससे पहले PDM की स्पीड भी बड़ी तेज़ थी, और उस वक्त भी कहा जा रहा जनाब कि बस इलेक्शन की तैयारी है, ये जलसे इलेक्शन के समझे ने कैंपेन के सिलसिले में है। और ये उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अपने जलसों का एक शेड्यूल तय किया कि हर ज़िले में जलसा शुरू कर दिया, मीटिंगें शुरू कर दी, टिकट होल्डर्स को बुलाना शुरू कर दिया, अपनी बाकायदा लिस्टें बनानी शुरू कर दी। उस वक्त भी उनके जहन में यही था, हर शख्स को मुख्तलिफ जगहों से उम्मीदें थी कि 2022 इलेक्शन का साल है। नहीं यासर, मेरे पास खबर यह है तमाम सियासी जमातों को इनकार भी हो गया और वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि हुकूमत अपना टन्योर पूरा करेगी। अगर हुकूमत अपने ताई असम्बलियाँ डिसॉल्व करना चाहती है या आईनी को रास्ता निकालना चाहती है तो उसको हक होगा, इसके अलावा इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। 2022 में इलेक्शन का ख्वाब देखने वाले जो हैं उनके ख्वाब चिकनाचूर हो गए। अब वो 2022 में इलेक्शन के लिए आपको कहीं से दूर दूर से भी आवाज़ नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं नज़र आ रही? क्या हो गया? क्या आवाज़ दब गई? मना कर दिया गया? ये हकीकत है कि उनको जवाब हो गया। अब जवाब होने के साथ साथ उन्हें यह कहा गया जनाब इलेक्शन का शौक है तो बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, बल्दियाती मैदानों में जाएं, बल्दियाती इदारों को बेहतर करें। जब आप बल्दियाती इदारों को बेहतर करेंगे, बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे तो उसके बाद वक्त हो जाएगा कौमी इलेक्शन के लिए, तो फिर आप कौमी इलेक्शन की तरफ जाइएगा। 3 जमातों का तो मुझे इल्म है, 3 बड़ी जमातों का, कि उनके लीडर बड़े पुरुम्मीद थे, बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थे। अब तीनों सियासी जमातों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अपने कारकुनों को भी और अपने निजी महफिलों में भी, अपनी निजी मीटिंग्स में भी कहना शुरू कर दिया है कि 2023 ही इलेक्शन का साल है, लिहाजा 2022 सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन के लिए कोशिश करें और 2022 के एंड पे अवामी तहरीक शुरू करें, अवाम से राब्ते करें, अवाम से मिलें और इस दौरान में जो जिसको तरक्याती कामों के लिए मिलता है वो अपने हल्के में लगाए। 2022 का ख्वाब मैं कह रहा हूँ, देखने वाले जो हैं उनके ख्वाब टूट गए हैं, आंख खुल गई है उनकी, उनके अरमां, दिल के अरमां आंसुओं में बह के ये हो गया। अब PTI जो है इसके पास भी एक चांस आ गया। अब PTI क्या 2023 से पहले कुछ कर सकेगी? देखिए आज पेट्रोल सस्ता हुआ, अवाम तो कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। बिल्कुल, लेकिन कुछ सस्ता हुआ। अब सस्ता होने के साथ साथ आपको पता है मेरे पास इतना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पर यह हदायत भी की है कि जनाब ये जितना भी सस्ता हुआ इसके समरात जो हैं फौरी मिलने चाहिए। महंगा 1 रुपये हो तो 6 रुपये चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अभी पेट्रोल महंगा हो तो जनाब किसी परचून की दुकान पे चले जाएं, वो भी महंगी चीज़ें कर देता है जिसका दूर दूर तक तलक नहीं होता। तो अब इनको क्या वो रिस्पॉन्स मिलेगा? क्या जितना भी इन्होंने सस्ता किया उसमें से 1% महंगाई कम होगी? मैं नहीं कह रहा 20% हो। सही। वज़ीर-ए-आज़म ने एक दफ़ा इन्हें कह दिया वाज़े तौर पर कि इसका मुझे रिजल्ट चाहिए, अगर इसका रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर आप जहन में रखिएगा
कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं स्पेयर नहीं करूँगा किसी को। वज़ीर आज़म ने तो अहकामात जारी कर दिए हैं, अब देखते हैं कि उन अहकामात पर अमल दरामद किस हद तक होता है जो 3 सालों में नहीं हो सका, और अब कितनी तेज़ी से होता है। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अज़ीम दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।